स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक तरफ यूएसए सारी दुनिया को बताता है कि वो वॉर रोकने का काम करता है। ट्रंप जाकर के सबको क्लेम करते हैं कि हमने सीज फायर कराई है, लेकिन साउथ एशिया में, भारत पाकिस्तान के बीच में या फिर वेस्ट एशिया में ट्रंप सीक्रेटली, यूएसए सीक्रेटली हर जगह आग को जलाए रखना चाहता है, वॉर को कंटिन्यू करना चाहता है। आज आप देखेंगे आसिम मुनीर ने जो भड़काऊ भाषण दिए हैं यूएसए की जमीन से भारत के लिए, उसने अपनी न्यूक्लियर पावर के बारे में बताने की कोशिश की है कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ट्रंप ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल उठता है यूएसए की क्रेडिबिलिटी पे, यूएसए के ग्लोबल स्टेचर पे, कि यूएसए को कोई जवाब नहीं देना चाहिए था। खुलेआम यूएसए किसी तरीके से पाकिस्तान से यह बुलवा रहा है इंडिया के अगेंस्ट, ताकि यह वॉर होने की चांसेस बढ़े। हमारे आर्मी चीफ ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा द होल नेशन शुड प्रिपेयर फॉर द वॉर। पूरा का पूरा देश इस वॉर के लिए तैयार होगा और अब हम ग्रे जोन में लड़ाई लड़ने की बात नहीं करेंगे जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय पे देखा गया है। अब फुल ऑन कन्वेंशनल वॉर होगा और इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड है अपने इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ और इंडियन नेवी के साथ। ना सिर्फ अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटी के लिए बल्कि अपने नागरिकों को भी आर्मी चीफ ने क्लियर कट ये बता दिया है कि हम अभी भी इंडस ट्रीटी को अपने टर्म्स पे इंप्लीमेंट करेंगे, हमें अमेरिका का या किसी और देश के मीडिएशन की जरूरत नहीं है। सो हम समझते हैं कि क्यों यूएस को सीक्रेटली अलग तरीके से बेनिफिट मिलता है, और ये आज से नहीं बहुत पहले से मिलता आ रहा है। पहले हम समझते हैं आज की सिचुएशन को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरी विजिट है आसिम मुनीर की, एक पाकिस्तानी डिक्टेटर की यूएसए पे। उनको इनवाइट किया जाता है एक डिनर पे और वहां पर वो इस तरीके की बातें करते हैं जिसके बारे में अमेरिका को ही नहीं, अमेरिका के सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को पता था, वहां के डिप्लोमेट्स को भी पता थी ये बात। किसी ने भी अभी तक कोई कंडेम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम एक न्यूक्लियर नेशन हैं, परमाणु संपन्न देश हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ये आधी दुनिया के बारे में है। ये समझने की बात है। इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन, वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, क्योंकि हम न्यूक्लियर संपन्न देश है। कितना इररिस्पॉन्सिबल है ये पाकिस्तान द्वारा कहना, और कितना इररिस्पॉन्सिबल है ये यूएसए द्वारा सुनना और कंडेम नहीं करना। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एक न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो यूएसए भी समझता है? सवाल यूएसए पर है इस समय। आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर इज नॉट एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। भाई साहब, ये कहने के लिए आपको यूएसए जाने की जरूरत क्यों पड़ी? या यूएसए ने आपको बुलाया, आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप पाकिस्तान में ये बात बोल पाते या चाइना जाके बोल पाते? पाकिस्तान एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे कभी चाइना इस्तेमाल करता है तो कभी यूएसए इस्तेमाल करता है। आज यूएसए इस तरीके से बताना चाहता है चाइना को कि पाकिस्तान मेरा प्यादा है, चाइना का प्यादा नहीं है। और ये गीदड़ भमकी जो पाकिस्तान हमें दे रहा है, इंडिया को दे रहा है, इससे इंडिया पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यूएसए में से किसी ने भी, ना उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स ने, ना उनके फॉरेन डिप्लोमेट्स ने, किसी ने भी कोई शिरकत नहीं की, कोई एक जवाब भी नहीं दिया कि ये कितना गलत है। नाउ उन्होंने कहा वी विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड अ डैम। आसिम मुनीर ने कहा कि हम इंडिया को एक डैम बनाने देंगे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वाटर को रोकने के लिए, और जब डैम बन जाएगा तो 10 मिसाइल गिरा के उसको फारिग कर देंगे। इतनी हिम्मत? हमारे पास मिसाइल्स की कमी है? उन्होंने ये भी कहा कि मिसाइल्स की कमी नहीं है उनके पास, वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स। शायद उनको पता नहीं है भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अग्नि 5, अग्नि प्राइम, और अब हम इतने ज्यादा कैपेबल हो गए मिसाइल्स के मामले में कि हमारे पास बंकर बस्टर मिसाइल भी है जो हम अग्नि 5 में यूज कर सकते हैं। हमारे पास वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि हमने रशिया की मदद से बनाया है। आप समझो है क्या यूएसए क्यों चाहता है कि ये वॉर और रेगुलेटेड वॉर होता रहे इस रीजन में। हम इसको डिकोड करेंगे और समझेंगे, पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे और आज के पर्सपेक्टिव में भी समझेंगे। जरूरत है इस वीडियो के तहत आप ये समझिए, देयर कुड बी एनी टाइम जब वॉर डिक्लेयर हो सकता है। नाउ अमेरिका पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि आप जाओ और वॉर करो, क्योंकि इस वॉर करने की वजह से उनको एक मार्केट मिलेगी वेपन्स की, जहां पे पाकिस्तान जैसे देश जिसके पास पैसा नहीं है, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी और उसका इस्तेमाल करेगा यूएसए चाइना के अगेंस्ट भी। इन्होंने क्या कंपेयर किया? इन्होंने कहा कि भारत जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज है, फरारी की तरह चलती है, और पाकिस्तान एक डंप ट्रक
तो नुकसान किसका होगा, उन्होंने कहा। तो पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि इनकी हालत पूरी खराब हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तभी वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वहां पे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, उनके नागरिकों के पास अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान को किसी न किसी दूसरे बाहरी देश पे डिपेंड होना पड़ता है अपनी इकोनॉमी को जस्ट चलाने के लिए। उनके वहां पर अपनी ही देश में एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आ चुकी है। बलोच के जो लोग हैं, बलोचिस्तान के लोग, वो भरोसा नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान पे। उनकी आर्मी, जो बलोच की आर्मी है, वो भारत से सपोर्ट मांग रही है कि आप हमारे नेबर में, जिस तरीके से आपने बांग्लादेश को आजाद कराया था, उसी तरीके से हमें भी आजादी दिलवाएं। और यह भारत की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट से हम बलूचिस्तान को आजादी दिलवाएं। वहां पर भी ऑयल मिलने की आशंका है कि वहां पे ऑयल मिलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से बाहर जाए। सो यूएसए ने एक नया खेल खेला इस समय। उसने क्या किया, तुरंत इनके मिलिट्री डिक्टेटर को, फील्ड मार्शल को वहां बुलाया यूएसए में, और इस तरीके के भाषण देने के लिए प्रेरित किया। ये तो एक प्यादे हैं। यूएसए एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट मतलब उनके पास पैसा बहुत है, और वो अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जरा समझिए। 1 साल बाद इलेक्शंस के उन्होंने अपोजिशन पार्टी के हाथ में एक टिकट पकड़ा दी और कहा कि वोटों की चोरी हुई है। एक तरफ एक्सटर्नल प्रेशर है भारत के ऊपर, आज की सिचुएशन समझने की जरूरत है। एक तरफ एक्सटर्नल प्रेशर है, पाकिस्तान भाषण दे रहा है, अमेरिका हम पे 25% टैरिफ लगाता है, उसके ऊपर से 25% की पेनल्टी लगाता है। ये उतना टैरिफ लगा रहा है हमारे ऊपर जितना अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, जिसके साथ वो कई सालों से टैरिफ वॉर खेलता हुआ आ रहा है, $370 बिलियन का टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर। उतना ही टैरिफ जो आप अपने एनिमी पे लगा रहे हो चाइना पे, उतना ही टैरिफ आप भारत के ऊपर भी लगा रहे हो। ये कैसी दोस्ती है? व्हाट काइंड ऑफ एलाई यूएस इज? हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा। और यूएसए की क्रेडिबिलिटी जितने बड़े क्वेश्चन मार्क में है कि यूएसए समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो उसने पाकिस्तान से बुलाया इनको और कहा कि आप कुछ ऐसे भाषण दो और वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि ना चाइना रेडी है यूएसए के साथ डील करने के लिए, और इंडिया ने तो क्रिटिकली मना कर दिया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए नो गो जोन है, हम अपने किसान, अपने अन्नदाता के बारे में पहले सोचेंगे, हम डेयरी सेक्टर में अमेरिका को नहीं आने देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारी पॉलिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए इलेक्शंस के 1 साल बाद अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को मोबिलाइज करना शुरू किया। उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दी और कहा कि आप प्रोटेस्ट करो। आज भारत में इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी का माहौल बनता जा रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर भी यूएसए और पाकिस्तान द्वारा मिलकर के क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर में अब गन्स या आर्म्स या वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। डायरेक्ट वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर में यूएसए किस तरीके से दूसरे स्टेट का इस्तेमाल कर रहा है टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी। ये बिल्कुल सेम टेक्स्ट बुक मेथड है जो इस्तेमाल किया गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी वहां की सरकार का तख्ता पलट किया गया, और वहां पर यूएसए और चाइना दोनों घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को समझना पड़ेगा, इंडिया के सिटीजन्स को समझना पड़ेगा, हमारे नेशन की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हम सबको समझे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, यूएसए क्या कर रहा है। यूएसए एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर आज फेल कर चुका है, और यूएसए वॉर कराना चाहता है भारत और पाकिस्तान का, जिससे फायदा उसको मिलेगा क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ेगी वेपन्स की यहां पर। और पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्रेडिट नहीं दिया था ट्रंप को। पाकिस्तान ने बहुत क्रेडिट दिया था, इंडिया ने कोई क्रेडिट नहीं दिया ट्रंप को कि आपकी वजह से वॉर रुका है। ये तो क्लियर कट कह रहे हैं जाके वहां पे कि ट्रंप को मिलना चाहिए पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। इंडिया ने कहा कि वॉर अगर नहीं भी रुकती तो वी वर इन द पोजीशन टू कंटिन्यू द वॉर, और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके मानते उसके बाद, जिसकी वजह से यूएसए को थोड़ा सा बिलिटिल महसूस हो रहा है, छोटा महसूस हो रहा है। यूएस ने अभी रिसेंटली बलोच आर्मी को, बलोचिस्तान आप मैप पे देख सकते हो, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, यहां पे भारत है, और यहां से पाकिस्तान की टेरिटरी में ये बलोचिस्तान एरिया है। यहां के लोग आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं खुद को पाकिस्तान से, ये चाहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, एक इंडिपेंडेंट देश बन जाए। इनकी खुद की एक छोटी सी आर्मी है जो पाकिस्तान से लड़ रही है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत का बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान डर रहा है इस बात से कि कहीं भारत जाकर के बलूचिस्तान का सपोर्ट ना कर दे और इसको भी आजादी ना दिला दे, जिस तरीके से उसने
बांग्लादेश को दिलाई थी। इसीलिए भाग करके ये गए यूएसए और उन्होंने कहा, यूएसए के द्वारा इन्होंने बलोच आर्मी को यूएस ने डिक्लेयर कर दिया अ टेरर ग्रुप, जबकि वो आर्मी है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसको इन्होंने टेरर ग्रुप डिक्लेयर करवा दिया है। अगर आज आप समझिए इस बात को, अगर आज इंडिया चाहे कि बलूचिस्तान की मदद करना है, यानी कि बलोच आर्मी का सपोर्ट करना है, तो यूएसए और पाकिस्तान मिलके क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि इंडिया किसी टेरर ग्रुप का सपोर्ट कर रहा है। कल को पाकिस्तान एक नया नैरेटिव बिल्ड करेगा, एक नया पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगा ग्लोबल स्टेज पे और कहेगा कि भारत एक ऐसा देश है जो टेरर स्पॉन्सर को सपोर्ट करता है, टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करता है, जबकि ये बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान है वो ऐसा देश। सो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से चीजों को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी को कहते हैं यूएस का फायदा, जो जहां पे भी दिख रहा है। और यूएस एक चीज समझता है, जब आप इस पूरी लाइन को देखोगे कि हर जगह तेल मिलता है, ईरान में मिलता है, इंडिया में भी कई जगह मिला है, हमारे असम तक में तेल है, तो बलूचिस्तान में भी क्रूड ऑयल मिलने की पूरी संभावना है। और क्रूड ऑयल एक रिसोर्स की तरह है। यूएसए चाहता है कि हम अपनी आर्मी भेजें, अपने वेपन्स भेजें, वहां पे पैसे भेजें, और हम यहां से अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो इस जगह को भी कंट्रोल करें। पाकिस्तान की ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि यहां से वो अफगानिस्तान में भी एंट्री मिल जाती है और उसको यहां से ईरान पे नजर रखने पे भी आसानी होती है। तो कभी भी यूएसए नहीं चाहता है कि हम बलूचिस्तान को आजाद कराएं। इससे नुकसान किसका होगा? यूएसए का होगा। इसलिए यूएसए ने सोचा कि बलूचिस्तान की आजादी के पहले हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इंडिया के साथ वॉर की तरफ लेकर के जाएं। आपको पता है पाकिस्तान अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूएसए से यूज करता है। F-16 फाइटर जेट्स, जिसको भारत ने मार गिराया, यूएसए ने कहा इंडिया को कि आप F-35 ले लो। भारत ने कहा नहीं, हम अपना 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट खुद बनाएंगे। सो बहुत सारी ट्रेड डील्स हैं। इंडिया ने इनडायरेक्टली $3.6 बिलियन की डिफेंस डील को भी रोक लिया है। उसने कहा है कि हां, हर चीज तरीके से होगी, जिस तरीके से आप आगे ट्रेड डील को लेके जाएंगे। अब आप इसको समझिए कि एक हाइफनेशन ट्रैप है, हाइफनेशन और डी हाइफनेशन। हाइफनेशन मतलब साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि भारत पाकिस्तान कभी भी पीसफुली ना रहे। इसमें यूएसए का फायदा है। क्यों फायदा है? दो तरीके से। एक, वेपन्स का ट्रेड होगा और उसको मार्केट मिलेगी पाकिस्तान के फॉर्म में, जिसपे वो अपने पैसे को डंप कर पाएगा। डिकेड से यूएसए एक फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, प्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर सेम डिप्लोमेटिक अम्ब्रेला, साउथ एशिया हाइफनेशन। अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता है। कंट्रोल्ड वॉर आप 1999 से उठ के आओगे और अभी तक देखोगे तो आपको पता चलेगा एक ही चीज, यूएसए बार बार वॉर के लिए खुद पुश करता है और वहां पर आके कहता है कि ये वॉर हमने रुकवाई है। पैसे और वेपन्स, वहां के एयरक्राफ्ट सब यूएसए देगा लड़ाई करने के लिए, और बाद में पाकिस्तान को बोलेगा मेरे कहने पे वॉर रोक दो। तो यूएसए अपनी डोमिनेंस, अपने इन्फ्लुएंस को उस रीजन में दिखा रहा है। और आज जो पाकिस्तान है, उसने मिसाइल किसकी यूज की है? चाइना की। पाकिस्तान बिकने को तैयार है। वो चाह रहा है कि मुझे कौन खरीदेगा? यूएसए खरीदेगा या चाइना खरीदेगा? तो यूएसए ने कहा कि आप मेरी जमीन पर आओ और आप इंडिया को चैलेंज करो। चाइना विल नेवर अलाउ दिस। चाइना को डर लगता है कि भाई इंडिया भी कुछ जवाब दे देगा। यूएसए के केस में यूएसए हमारा स्ट्रैटेजिक अलाई था और इंडिया भी वॉच कर रहा है उसको। इंडिया ने क्लियर कट कहा, भारत ने अपने जवाब में, कि एक दोस्त जिस देश को हम बोलते थे, उससे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जमीन पर बैठ करके कोई भारत के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग करेगा या चुनौती देगा। Any gain, the problem is any gain for India was seen through the lens of how it affected Pakistan and vice versa. भारत को जो फायदा होगा वो पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तान को अगर नुकसान हुआ तो भारत का फायदा। इस तरीके से यूएसए ने अपनी इस हाइफनेशन पॉलिसी को लाया है। यानी कि अगर भारत खुश होगा तो पाकिस्तान दुखी होगा। इस तरीके से उसने साउथ एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की है। इंडिया ने क्या कहा है? दिल्ली हैज लॉन्ग अपोज दिस अप्रोच। उसने कहा कि हमें पीसफुल नेबरहुड चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम फॉलो करते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत, आर्ग्यूइंग इट अंडरमाइंस इंडियाज इंडिपेंडेंट ग्लोबल आइडेंटिटी। इंडिया अपने इश्यूज को बायलैटरली सॉल्व करेगा। न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में बात होगी किस तरीके से इंडस का पानी शेयर करना है। उसके लिए ना यूनाइटेड नेशंस आएगा, ना वर्ल्ड बैंक आएगा, ना यूएसए आएगा। दोनों देश मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। जो बायलैटरली बात सॉल्व हो सकती है उसमें वो तीसरे प्लेयर को ले आना चाहता है। India's position is clear. No third party mediation on Kashmir or any bilateral dispute.
चाहे वो कोई भी चीज हो, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद डिस्कस करना चाहते हैं। और पाकिस्तान, एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स, द इशू गेट्स इंटरनेशनलाइज्ड, जो इंडिया मना कर रहा है ताकि उसको अटेंशन मिले। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे नहीं, अपने अटेंशन पे फोकस कर रहा है। नो थर्ड पार्टी मीडिएशन, मोदी ने क्लियर कट कह दिया ट्रंप से। पीस कीपर, यूएसए अपने आप को एक पीस कीपर दिखाता है या फिर पाकिस्तान जैसे पपेट का मास्टर बनना चाहता है, उसको कंट्रोल करता है। यूएसए क्लियर कट दिख रहा है कि यूएसए के कहने पर ही पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने, उनके अंदर खुद भी इतना दम नहीं था कि वो कह पाते इस बात को। तो इसके पीछे जो पपेट मास्टर है वो है यूएसए। ये अगर वॉर हो रही है, आने वाली वॉर है, तो उसके पीछे कौन है? यूएसए। ये समझना पड़ेगा हमको। यूएसए लाइक्स टू क्लेम दैट इट हैज प्रिवेंटेड मेनी वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज से नहीं, 1999 से हम देखेंगे इस चीज को, स्पेशली आफ्टर द टू कंट्रीज वेंट न्यूक्लियर इन 1998। तो उसने दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि मैंने वॉर रोका है। ये ट्रंप की बात नहीं है, ये पहले से होता आ रहा है। एग्जाम्पल, वॉशिंगटन लव्स टू साइट कारगिल 1999। इस समय भी परवेज मुशर्रफ थे, तो यूएसए ने कहा कि आप प्लीज अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस हम दे रहे हैं, आप इस वॉर को रोकिए, वापस लेके जाइए इसको। 2001-2 में भी जब क्राइसिस हुआ था तभी भी इन्होंने रोका। मुंबई अटैक्स 2008 में हुए थे, तब यूएसए ने कहा था कि कुछ मुजाहिदीन कैंप को बंद कर दो वहां पर। यूएसए के कहने पर पाकिस्तान काम कर रहा था। पपेट है पाकिस्तान यूएसए के हाथ में। द ट्विस्ट इज same. Decades after, filled with US arms sales, intelligence deals and strategic tilts that kept the conflict alive. यूएसए ने सब कुछ करने के बाद, सिर्फ दिखावे के लिए चीजें रोकी है, उसके बाद भी उसने सब इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, उसको एयरक्राफ्ट्स दिए हैं, आर्म्स एंड एमिनिशंस दी हैं, और अभी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज भी दिलवाया है। 1947-48 का टाइम अगर मैं बताऊं आपको, जब भारत आजाद हुआ था, जब कश्मीर पे इशू चल रहा था, तो जब पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर पे, मिलिशिया जो कहते हैं लोकल मिलिशिया ने अटैक किया था, उस समय यूएस साइलेंट था, न्यूट्रल था, वो देख रहा था कि क्या चल रहा है यहां पर। सीज फायर ब्रोकर करने आया था यूनाइटेड नेशंस विथ वॉशिंगटन्स बैकिंग आफ्टर पाकिस्तान इन कंट्रोल ऑफ 1/3 ऑफ द कश्मीर, और 1/3 पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया था। सेकेंड वॉर जो 1965 में हुआ था, उसमें आर्म्स एंड एमिनिशन देने वाला पाकिस्तान को कौन था? अमेरिका था, यूएसए। Supplied arms to Pakistan before the war, then imposed a weapons embargo on both the countries. तो वो दिखा रहा है किस तरीके से कि हाइफनेट करूंगा। अगर फायदा होगा किसी भी देश को, भारत को या पाकिस्तान को, तो यूएसए चाहता है कि ग्लोबल पिक्चर में वो ऐसा दिखे कि यूएसए की वजह से हो रहा है, और अगर यूएसए का रोल नहीं है तो नुकसान होगा उस देश को। सिंस पाकिस्तान मिलिट्री वॉज ऑलरेडी स्टॉक्ड, तो उसने दोनों लोग को एम्बार्गो कर दिया। एम्बार्गो मतलब दिखावे के लिए रोक दिया कि अब आर्म्स एंड एमिनिशंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भर भर के हथियार पहले से दे दिए थे यूएसए ने। 1965 में, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उस समय निक्सन थे वहां के प्रेसिडेंट। व्हाइट हाउस ओपनली सपोर्टेड पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जबकि हमारे पास पूरे एविडेंस थे कि पाकिस्तान में जीनोसाइड हो रहा है, मास स्केल पे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। उसके बाद भी यूएस प्रेसिडेंट ने उस समय भी सपोर्ट किसका किया? पाकिस्तान के डिक्टेटर्स का। सेंट यूएसएस एंटरप्राइज टू द बे ऑफ बंगाल टू इंटिमिडेट इंडिया, भारत को डराने की कोशिश की गई। तो मॉस्को से फोन आता है दिल्ली में, रशिया का फोन आता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, हम भी अपनी शिप्स भेज रहे हैं, अगर यूएसए आएगा तो हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, इसीलिए हम रशिया को ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं। सोवियत यूनियन बैक्ड इंडिया लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो भारत को यूएसए का डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी पहले से पता है, और आज वही पुरानी ट्रिक दोबारा यूएसए खेलना चाहता है। यूएसए को यहां पर वॉर करा करके जो फायदा हो रहा है, भारत इसको पहले से जानता है, और आपको भी जानने की जरूरत है, भारत को तैयार रहने की जरूरत है, और भारत इसको डिप्लोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी डिपेंडेंसी जो यूएसए पर है। 1999 में जो कारगिल हुआ था, उसमें वॉशिंगटन प्रेज एज पीस मेकर, कि हमने पीस करवाई है क्योंकि पाकिस्तान को हमने कहा विड्रॉ करने के लिए वहां से, लॉकिंग इन द मीडिएटर रोल, जबकि भारत ने जीत खुद हासिल की थी कारगिल वॉर में। वाई अ कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिट्स वॉशिंगटन, क्या है उसका बेनिफिट? सबसे ज्यादा यूएसए का बेनिफिट क्या है? हाइफनेशन लेवरेज।
वो हमेशा एक लेवरेज का मतलब ये है कि वो किसी भी देश से जब बात करने जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, आज वो इसका लेवरेज सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं ले रहा है, वो चाइना के अगेंस्ट भी ले रहा है। वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है मेरा प्यादा है, वो मेरे पास आके है। लेकिन चाइना चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान का जो एक्सेस बना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वहां से इंटरलिंक कर रहा है ईरान की तरफ। तो यूएसए इस बात से भी डरता है कि कहीं चाइना ऐसा पाकिस्तान ऐसा ना हो चाइना की तरफ हो जाए या ईरान की तरफ हो जाए, उसको भी रोकना चाहता है। कीपिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ पैकेज डील means the US stays indispensable to both sides, for India also, for Pakistan also। दोनों के लिए इसका इंपॉर्टेंस बराबर बना रहे और अपनी आर्म्स के बाजार में बार बार ट्रेड होता रहे, पैसे आते रहे। जो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी कंपनियां इनके जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन में, उसकी सेल्स कहाँ होगी? अगर वॉर नहीं होगा तो सेल कैसे होगी? वर्ल्ड से सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर भारत इतना सारा आर्म्स इंपोर्ट कर रहा था और अब जाकर के इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट लास्ट के 10 सालों में 2015 से लेकर अब तक 9.3% रिड्यूस किया है, सीप्री रिपोर्ट के हिसाब से। यूएस वो देश है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। वो हर देश से जाकर के चाहता है कि आप हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदो। आर्म्स की जरूरत कब पड़ेगी? अगर लड़ाई नहीं होगी तो आर्म्स की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो अगेन आप यूएस का कॉन्फ्लिक्ट समझो। इजराइल ईरान वॉर में भी कौन आया था सीज फायर कराने, मीडिएशन कराने, या फिर बंकर बस्टर मिसाइल लेके? यूएसए। और उसके बाद वो खुद डिक्लेयर कर रहा है, अटैक यूएसए कर रहा है और खुद को डिक्लेयर कर रहा है कि हम ही हैं जो सीज फायर करवा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में भड़काऊ भाषण देने पे मजबूर कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। और पपेट कौन है? पाकिस्तान इज मियर अ पपेट। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा यूएसए सिर्फ अपना फायदा देखता है। यहां पर कंटेनमेंट बाय डिस्ट्रैक्शन एंड डिप्लोमेटिक कैपिटल खुद बनना चाहता है कि दुनिया में कोई भी डिप्लोमेसी हो रही हो, कोई भी देश कर रहा हो, तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहे यूएसए का। इंडियाज फाइट अगेंस्ट हाइफेन, इंडिया ने पहले ही बोल दिया है कि हम ब्रिक्स के तहत जाएंगे, हम रशिया के साथ भी बात करेंगे, ब्रिक्स के साथ भी बात करेंगे, नाटो को नहीं सपोर्ट करेंगे। और इंडिया एससीओ का भी मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और भारत के प्रधानमंत्री बहुत जल्दी वहां भी जाएंगे। तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी को पहले से ही डाइवर्सिफाई किया हुआ है एंड डिफेंस डील्स को भी डाइवर्सिफाई किया है। चाहे हम फ्रांस से रफेल्स लेते हो, रशिया से S-400 ट्रम्प मिसाइल्स लेते हो, हमने तेजस फाइटर्स खुद बिल्ड किए हैं। और भारत अगर यूएसए के साथ भी डील कर रहा है तो वो डाइवर्सिफाई करने के लिए कर रहा है। ग्लोबल रीपोजिशनिंग, भारत अब वो देश नहीं रहा जो 1960s में आपके वीट पर डिपेंडेंट हो कि आप हमें राशन दोगे तो भारत में फूड सिक्योरिटी आएगी। भारत अब वो देश है जो G20 को 2023 में प्रेसिडेंटशिप के साथ लीड कर रहा है। वर्ल्ड की सारी टॉप इकोनॉमीज इंडिया में आती हैं पॉलिसी बनाने। सो होस्टिंग G20 समिट, deepening ties with Japan, Middle East, Africa, moving the convention beyond Pakistan। इंडिया को अगर मन करेगा तो वो बाइकॉट भी कर देगा, जिस तरीके से उसने सार्क समिट बंद करा दिया पाकिस्तान को न सपोर्ट करने के लिए। एक टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट के साथ हम बात नहीं कर सकते हैं, बायलेटरल मल्टीलेटरल डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं। तो आज सार्क डिफंक्ट है। ट्रम्प्स मीडिएशन एंड बियॉन्ड, इंडिया डिनाइज पीएम मोदी asked ट्रम्प टू मीडिएट कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर कट इंडिया ने कह दिया कि भारत ने नहीं कहा था कि ट्रम्प जो है वो मीडिएट करेंगे। ये भारत की अपनी डिप्लोमेटिक विन है। भारत ने खुद जानता था कि हमें किसी ट्रक के साथ नहीं वो करना है, कि हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, हमारे सिटीजन्स के राइट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है, हमें पीस एंड स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। Trump claimed PM Modi has asked him to mediate on Kashmir, something India immediately and publicly denied। Clear cut India ने कह दिया कि हम नहीं चाहते कि भाई ट्रंप आप ऐसा कुछ करो। It was reminder that no matter how often India says no third party, Washington will always test the waters। यूएसए बार बार आएगा और कहेगा कि आई एम ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इस लेवरेज के तहत यूएसए चाहता है कि वो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इंडिया को तैयार रहना चाहिए वॉर के लिए। सो देर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एग्जाम में, द यूपीएससी और सिविल सर्विसेज, वेरियस सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन इस तरीके से आता है। आप पॉज कर सकते हो वीडियो एंड आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। देर इज अ मेन्स क्वेश्चन एज वेल, आप ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हो। और
250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। इंडिपेंडेंस सेल, स्टडी आईक्यू की सबसे बड़ी मेगा सेल। ऐसी सेल फिर साल भर में नहीं आती है। 1947 में देश को इंडिपेंडेंस मिली थी और एग्जैक्टली 47% ऑफ मिलेगा आपको इस सेल में। और स्टडी आईक्यू के ना सिर्फ यूपीएससी वर्टिकल के लिए बल्कि स्टडी आईक्यू पे लिस्टेड सारे कोर्सेज के लिए ये सेल है। 47% आपको ऑफ मिलेगा। आप वेबसाइट पे जाइए। इस सेल का फायदा उठाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड ART Live। ART Live, दिस इज ऑन माई नेम अंकुर त्रिपाठी लाइव, ART Live। आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो 7303212303 पे। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर यूपीएससी कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, स्टेट PCS एंड जुडिशरी। ये सेल बंद हो जाएगी 15 अगस्त को, तो आज ही जल्दी से इनरोल कीजिए आप लोग। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।